नमस्कार। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी एक वक्र का, ये आप देख सकते हैं ये वक्र है और इसका इन दो बिंदुओं, ये बिंदु और ये बिंदु, इसके बीच का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो ये क्षेत्रफल जो है, जो आप हरे रंग से देख रहे हैं, इसे हमें ज्ञात करना है। तो ये जो ज्ञात करने की विधि होती है, इसमें इन दो बिंदुओं के बीच में हम आयत से इस स्थान को भरते हैं। तो आयतों से स्थान को भरने का जो तरीका होता है वो ये होता है कि हम छोटी छोटी पट्टियाँ इस बीच के स्थान में भरते हैं। देखिए, ये आप पट्टियाँ देख रहे हैं यहाँ पर, इन पट्टियों के द्वारा इस स्थान को भरा गया है। अब यदि पट्टियों की संख्या कम हो तो आप देख सकते हैं कि ये उतना सही क्षेत्रफल को प्रदर्शित नहीं करेगी। लेकिन यदि इन पट्टियों की संख्या बढ़ा दी जाए, पट्टियों की संख्या किस प्रकार से बढ़ाई जा सकती है? इन पट्टियों की लंबाई को, जो इसकी पट्टियों की जो चौड़ाई दिख रही है आपको, उस चौड़ाई को यदि हम कम करते जाएं तो उतनी ज़्यादा पट्टियाँ इस क्षेत्र में आ जाएगी और जितनी ज़्यादा पट्टियाँ होगी उतना एग्जैक्ट हमें क्षेत्रफल मिलेगा। तो देखिए, ये अभी की स्थिति में ये पट्टियों की संख्या कम है। अब यदि हम पट्टियों की संख्या बढ़ाते जाएं तो हम देखेंगे कि ये क्षेत्रफल और ज़्यादा सही होता जाएगा। देखिए, ये पट्टियों की संख्या हम बढ़ा रहे हैं और ये देखिए, जितनी ज़्यादा पट्टियाँ बढ़ रही है उतना हम सही क्षेत्रफल के नज़दीक पहुंचते जा रहे हैं। और ज़्यादा पतली पट्टी की हमने, उतना ज़्यादा हमें क्षेत्रफल प्राप्त होता जा रहा है। तो इसी अवधारणा का उपयोग हम हमारे निश्चित समाकलन के प्रश्नों में करेंगे। तो जहाँ हमें किसी दो बिंदुओं के बीच में किसी वक्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो हम इसी प्रकार से पट्टियाँ लेंगे, स्ट्रिप्स लेंगे और उनको हम जोड़ेंगे, सबको मिलाएंगे और उस प्रकार जो क्षेत्रफल हमें प्राप्त होगा वो ये हमारा अभीष्ट क्षेत्रफल होगा। तो आइए अब आगे का काम हम कागज पर करते हैं। इस अवधारणा के आधार पर हम ज्ञात करेंगे योगफल की सीमा के रूप में निश्चित समाकलन। तो आइए प्रश्न देखते हैं हम। यहाँ चित्र में आप देख रहे हैं एक फलन है। मान लीजिए कि ये फलन y=f(x) है और इस पर ये बिंदु जो दिखाई दे रहा है लेफ्ट साइड में, ये बिंदु a है और ये बिंदु b है। अब a और b के बीच के अंतराल को, ये जो अंतराल है ये b-a है, इसको हमने n बराबर भागों में विभाजित किया है, जिन्हें एक पट्टी की जो चौड़ाई है वो h है। तो हम देख सकते हैं h का मान हम निकाल सकते हैं b-a/n, n भागों में इसको विभाजित किया है तो ये h का मान हो गया। अब ये बिंदु a है तो ये इसके पास वाला बिंदु a+h होगा। ये हम देख सकते हैं कि ये वाला बिंदु a+h है। अब इस आयत को, पहले वाले आयत का यदि हम क्षेत्रफल देखें, ये पहले वाले क्षेत्रफल, तो इसकी लंबाई यदि हम f(a+h) माने और चौड़ाई h माने, ये चौड़ाई इसकी h है और लंबाई f(a+h) है, तो ऐसी स्थिति में इस पहली वाली पट्टी का जो क्षेत्रफल होगा वो होगा h × f(a+h). इसी प्रकार दूसरी पट्टी का यदि हम क्षेत्रफल देखें तो इसके लिए जो लंबाई होगी वो f(a+2h) होगी और चौड़ाई h होगी। तो हम देख सकते हैं कि जो अगला स्ट्रिप मिलेगा उसके का क्षेत्रफल h × f(a+2h) होगा। इसी तरह से तीसरे वाले के लिए हम निकाल सकते हैं। और सबसे आखिरी वाली पट्टी यदि देखें हम, तो सबसे आखिरी वाली पट्टी की जो लंबाई है वो f(a+nh) है और चौड़ाई h है। तो सबसे आखिरी वाली स्ट्रिप का क्षेत्रफल हो जाएगा h × f(a+nh). अब हम जानते हैं कि यदि हमें एग्जैक्ट इसका एकदम सही क्षेत्रफल ज्ञात करना है, किसके बीच में, a और b के बीच में,
तो हम पिछले उदाहरण में देख चुके हैं कि जितनी ज़्यादा पट्टियाँ होगी उतना ज़्यादा हमें एग्जैक्ट इसका क्षेत्रफल ज्ञात होगा। तो पट्टियों की संख्या बढ़ाना है यानी पट्टियों की संख्या यानी एन का मान हमें बढ़ाना है। जैसे जैसे एन का मान बढ़ेगा वैसे वैसे इन पट्टियों की चौड़ाई कम होती जाएगी, यानी एच का मान शून्य की ओर अग्रसर होगा। तो यदि हम एन को अनंत की ओर अग्रसर करते हैं तो उसका अर्थ यही होगा कि हम एच को भी शून्य की ओर अग्रसर कर रहे हैं। तो यदि हम इन सारे क्षेत्रफलों को जोड़ें और उसमें लिमिट हम इस प्रकार से लें कि n टेंस टू इन्फिनिटी, तब हम प्राप्त करेंगे a और b के बीच का क्षेत्रफल इस फलन से घिरा हुआ। तो आइए अब प्रश्नों में देखते हैं हम। पहला प्रश्न हमारे सामने है, निश्चित समाकलन की योग परिभाषा से समाकलन a से b तक एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात करना है। अब ये एक्स स्क्वायर फंक्शन हमारा परिचित फलन है, ये है परवलय y = एक्स स्क्वायर और बिंदु a और ये बिंदु b। तो a और b के बीच का ये क्षेत्रफल जो आप इसको शेडेड देख रहे हैं, इसको हमें ज्ञात करना है। अब वही अवधारणा यहाँ पर, यदि हमें a से b तक इस फलन का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ये जो हम इंटीग्रल लिख रहे हैं इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग वो है a और b के बीच का क्षेत्रफल और जो इस फलन से घिरा हुआ है। तो क्षेत्रफल की परिभाषा से लिमिट n टेंस टू इन्फिनिटी h इंटू एफ ऑफ a प्लस h प्लस h इंटू एफ ऑफ a प्लस 2h। तो चूँकि h सभी के गुणा में आ रहा है तो h को हमने बाहर ले लिया और अंदर हम देख रहे हैं एफ ऑफ a प्लस h, एफ ऑफ a प्लस 2h, एफ ऑफ a प्लस 3h, इस तरह से एफ ऑफ a प्लस nh। और यहाँ पर जो हमारा फलन है वो है एक्स स्क्वायर। तो अगली स्टेप में हम एफ ऑफ एक्स की जगह पर एक्स स्क्वायर रखेंगे, यानी जहाँ पर हमने a प्लस एच रखा है उसकी जगह हो जाएगा a प्लस एच का होल स्क्वायर। एफ ऑफ a प्लस 2h का मतलब होगा a प्लस 2h का होल स्क्वायर। a प्लस एन एच, एफ ऑफ a प्लस एन एच का मतलब होगा a प्लस एन एच का होल स्क्वायर, क्योंकि हमने एफ ऑफ एक्स = एक्स स्क्वायर परिभाषित किया हुआ है। अब हर पद को हम एक्सपांड कर दें। ये a प्लस एच का होल स्क्वायर लिखा हुआ है तो इसको हम लिख सकते हैं a स्क्वायर प्लस 2h प्लस एच स्क्वायर। हमने a प्लस बी का होल स्क्वायर का सूत्र लगा दिया। ठीक इसी ढंग से यहाँ पर सूत्र लगाया, a स्क्वायर प्लस 2h का होल स्क्वायर यानी 4h स्क्वायर और 2 इंटू a इंटू 2h यानी 4ah। इसी तरह से तीसरा पद और अंतिम पद ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस 2a इंटू n इंटू h और प्लस अंतिम पद का वर्ग यानी n स्क्वायर h स्क्वायर। तो सभी पदों को हमने एक्सपांड कर दिया, उनका विस्तार कर दिया। अब हम देख सकते हैं ये a स्क्वायर, ये दूसरे पद में a स्क्वायर आ रहा है, तीसरे पद में भी आएगा और ये अंतिम पद में भी यानी nवें पद में भी a स्क्वायर आ रहा है। इसका मतलब a स्क्वायर n बार आ रहा है, तो हम उसको लिख सकते हैं n इंटू a स्क्वायर। अब अगला पद देखें हम, 2ah, यहाँ 4ah, फिर अगले में 6ah आएगा। तो इस तरह से अंतिम वाले में आ रहा है 2anh। तो यदि हम यहाँ से 2ah को कॉमन ले लें सब दूर से, 2ah यहाँ पर भी दिख रहा है, यहाँ पर भी है, तो हम यहाँ से प्राप्त करेंगे 1, यहाँ से प्राप्त करेंगे 2 और यहाँ से प्राप्त करेंगे n। अब इसी तरह से अंतिम वाले पद देखें हम, ये h स्क्वायर, ये 2h का होल स्क्वायर और ये nh का होल स्क्वायर। तो इस तरह से हमें एक सीरीज मिल रही है, 1 का स्क्वायर प्लस 2h का स्क्वायर होल स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर, 4 को हम लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर और इसी तरह से अंतिम पद को हो जाएगा n स्क्वायर। अब इस तरह से ये हमारे पास में व्यंजक प्राप्त हो गया। अब यहाँ पर हम 1 प्लस 2 प्लस n, ये हम पढ़ चुके हैं कक्षा 11वीं में, इसका मान होता है 1 प्लस 2 प्लस n तक योगफल n इंटू n प्लस 1/2। इसी तरह से
इसके लिए भी हम सूत्र पढ़ चुके हैं, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर, इन सब का योगफल होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1 अपान 6। ये कक्षा 11वीं में हम देख चुके हैं। अब इन मानों को हम इस व्यंजक में रखेंगे, तो 1 प्लस 2 प्लस n की जगह पर ये वाला मान, और 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर की जगह ये वाला मान। तो ये मान रखने पर h इंटू n इंटू ए स्क्वायर, और ये हमने मान रख दिया है, यहाँ पर भी मान रख दिया है। अब हमने क्या किया, इस h का अंदर गुणा किया, तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं n इंटू एच ए स्क्वायर, फिर इस h का अंदर गुणा हुआ है, तो इस h को हमने एक बार इस n के साथ गुणा किया है, और इस h का गुणा हमने अंदर ब्रैकेट के साथ किया है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, n इंटू एच, और अंदर इस h का गुणा किया हमने, तो NH प्लस h। इसी तरह से यहाँ पर हमारे पास में h और ये h स्क्वायर यानी h क्यूब है, h का गुणा 3 बार है, तो एक बार h का गुणा हमने n के साथ किया, तो हम प्राप्त कर रहे हैं अगले स्टेप में NH एक बार इसके साथ में करेंगे और एक बार इसके साथ में करेंगे। अब उसके पहले हम ये 2n दिख रहा है हमें, तो यहाँ से हम 2 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमने 2 कॉमन ले लिया है, तो अंदर मिलेगा n प्लस 1 अपान 2, और ये पद n इंटू n प्लस 1 ये ठीक वैसे ही आ गया। तो हम देख रहे हैं इस स्टेप के बाद में ये वाली स्टेप हमें प्राप्त हो रही है, और 2 से हमने 6 को काट दिया तो 3 बचा, और सरल करके लिखा यदि हमने, तो हम देख सकते हैं NH स्क्वायर ये वैसा के वैसे ही आ गया, ANH इंटू NH प्लस H ये भी वैसा के वैसे ही आ गया, और ये हो जाएगा 1/3। अब ये h क्यूब को तीनों फैक्टर्स के साथ में एक एक बार ले लिया, तो एक बार इस n के साथ में h ले लिया, एक h n प्लस 1 इंटू h के साथ ले लिया, और एक h n प्लस 1/2 इंटू h के रूप में ले लिया। अब ये जब हम गुणा करेंगे तो हम प्राप्त करेंगे ये 1/3, क्योंकि n इंटू एच एक h लिया हुआ है, फिर एक h का इसके साथ गुणा, तो ये NH प्लस h हो जाएगा, और इसके साथ गुणा यानी NH प्लस h अपान 2, तो ये NH प्लस h अपान 2। अब यहाँ तक हम आ गए। अब हम जानते हैं कि NH बराबर होता है B माइनस a, और हम साथ ही ये भी जानते हैं कि जब n का मान अनंत की ओर अग्रसर हो, यानी स्ट्रिप्स जो हमने बनाई है पट्टियाँ, उनकी संख्या हम अनंत की ओर ले जाएं, तो उन स्ट्रिप्स की जो मोटाई है वो कम होने लगेगी और वो शून्य की ओर अग्रसर होने लगेगी। तो अब ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर लिमिट ले लेते हैं, हम NH के स्थान पर तो रख देंगे B माइनस a, तो जहाँ जहाँ NH आ रहा है उसके स्थान पर हमने B माइनस a रख दिया, यहाँ NH आ रहा है उसके स्थान पर B माइनस a, यहाँ NH आ रहा है उसके स्थान पर B माइनस a, जहाँ जहाँ NH आ रहा है उनके स्थान पर हमने B माइनस a रख दिया, और अगले स्टेप में हमने उसकी लिमिट ले ली h टेंड्स टू 0। तो अब और फिर अगले स्टेप में हमने b माइनस a कॉमन ले लिया। हम देख सकते हैं b माइनस a पहले पद में भी है, दूसरे में भी है, और तीसरे में भी है, तो हमने b माइनस a कॉमन ले लिया। अब यहाँ हम प्राप्त कर रहे हैं a स्क्वायर, ये स्क्वायर लिख दिया हमने। यहाँ हम प्राप्त कर रहे हैं, चूँकि अब h शून्य की ओर अग्रसर है तो ये 0 हो जाएगा, और यहाँ हम प्राप्त कर रहे हैं a इंटू बी माइनस a, तो ये लिखा है हमने a इंटू बी माइनस a, और यहाँ से b माइनस a को बाहर ले लिया, तो और लिमिट ले ली हमने h टेंड्स टू 0, तो हम प्राप्त कर रहे हैं b माइनस a इंटू बी माइनस a, यानी b माइनस a का होल स्क्वायर। अब इसको सरल कर लिया, b माइनस a और ये 3 एलसीएम ले लिया हमने, तो ये 3 यहाँ पर आ गया, और हर पद में 3 का गुणा कर दिया, तो 3a स्क्वायर प्लस 3 b माइनस a इंटू a प्लस b माइनस a का होल स्क्वायर। अब इसको आगे सरल किया, 3a स्क्वायर वैसे ही आ गया, a का अंदर गुणा किया तो ab माइनस a स्क्वायर, तो 3ab माइनस 3a स्क्वायर, और इसको हमने एक्सपांड कर दिया b माइनस a का होल स्क्वायर यानी ये, और जब इसको हमने सॉल्व किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं b स्क्वायर प्लस ab प्लस a स्क्वायर, और हम जानते हैं ये सूत्र होता है b क्यूब माइनस a क्यूब का। तो इस तरह से हमने
ये उत्तर प्राप्त कर लिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। निश्चित समाकलन की योग परिभाषा से इंटीग्रेशन 0 to 2x + 3 dx का मान ज्ञात करना है। अब 2x + 3 हम जानते हैं एक सरल रेखा का समीकरण होता है जो y अक्ष से 3 अंतःखंड काट रही है। ये चीज़ हम लोग पढ़ चुके हैं। और हमें जो क्षेत्रफल ज्ञात करना है वो 0 से 2 के बीच में ज्ञात करना है। 0 यानी ये मूल बिंदु और ये बिंदु 2। तो हम देख रहे हैं कि ये जो छायांकित भाग है जो इन स्ट्रिप्स से मिलकर के बना हुआ है, उसका क्षेत्रफल, इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। और ये 0 to 2 2x + 3 dx का अर्थ यही है कि इस छायांकित भाग का हमें क्षेत्रफल जो 0 और 2 के बीच में स्थित है ज्ञात करना है। अब यहाँ पर हमारे पास में f(x) = 2x + 3, a = 0 और b = 2। तो ये a = 0 और b = 2। और हम जानते हैं nh = b - a होता है। तो b का मान 2 और a का मान 0, यानी b - a का मान या nh का मान हमें प्राप्त हो गया 2। अब जो हमारी परिभाषा है 0 to 2 f(x) dx = लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी और इन पट्टियों का क्षेत्रफलों का योग। तो ये पहली पट्टी हो जाएगी h × f(0 + h), दूसरी पट्टी हो जाएगी h × f(0 + 2h), क्योंकि 0 से हम शुरुआत कर रहे हैं, 0 + 2h। और तीसरी पट्टी हो जाएगी 0 + 3h। तो ये, और अंतिम वाली पट्टी हो जाएगी nवें नंबर की, तो ये 0 + nh। अब इसको हमने सरल कर लिया। तो ये f(h), f(2h) और इसी तरह से f(nh). अब f(x) = 2x + 3 है, तो x के स्थान पर हम h रखेंगे। तो ये x के स्थान पर h रखा तो 2h + 3 प्राप्त कर रहे हैं। इसी तरह से x के स्थान पर यदि 2h रखेंगे तो हम प्राप्त करेंगे 4h + 3। और इसी तरह से यदि 3h हो तो हम प्राप्त करेंगे 6h + 3। और x के स्थान पर जब nh रखेंगे तो हम प्राप्त करेंगे 2nh + 3। अब इस व्यंजक में से हम कॉमन ले सकते हैं 2h, 4h, 6h, 2nh। तो यहाँ से हमने 2h कॉमन ले लिया तो हम प्राप्त कर रहे हैं अंदर 1 + 2 + n तक। और हम देख रहे हैं कि जो दूसरा पद है 3, दूसरे पद में भी 3 आ रहा है, तीसरे पद में भी 3 आ रहा है, nवें पद में भी 3 आ रहा है। यानी ये जो 3 आ रहा है ये n बार आ रहा है, n पदों में आ रहा है। तो हम इसको लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3n। और यह सूत्र लगा दिया हमने 1 + 2 + n के स्थान पर हम लिख सकते हैं n × n + 1/2। ये 2h जैसा था वैसा के वैसे लिख लिया हमने। अब हम देख सकते हैं ये 2 से 2 कट जाएगा और इस h का या इस n को बाहर ले लिया हमने, यहाँ से भी बाहर ले लिया और यहाँ से भी कॉमन ले लिया। तो हम देख रहे हैं कि ये NH हो गया और इस H का इस n+1 में गुणा होगा, तो ये हो जाएगा NH + H और ये +3। अब चूँकि NH का मान हम जानते हैं 2 है, तो ये NH का मान हमने रख दिया 2, यहाँ पर भी 2 रख दिया, +H +3। और हम जानते हैं कि जैसे जैसे n का मान अनंत की ओर अग्रसर होता है h का मान 0 की ओर अग्रसर होता है। तो ये h 0 हो जाएगा और जब हम इसका गुणा करेंगे तो 2 और 3 5 × 2 10। तो ये हमने इस इंटीग्रल का आंशिक मान प्राप्त कर लिया है जो हमें 10 प्राप्त हो रहा है। तो इसका उत्तर आ गया 10। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। -1 to 1 e⁻x dx का मान ज्ञात करना है जो निश्चित समाकलन की योग परिभाषा से ज्ञात किया जाना है। तो यहाँ पर f(x) = e⁻x हो गया। अब लिमिट कहाँ से कहाँ तक है? -1 से +1 तक, यानी a बराबर हमने -1 लिया और b बराबर +1 लिया। और इस अंतराल को हमने n बराबर भागों में बांटा है, यानी nh = b - a,
बी और ए दोनों के मान रख दिए हमने, तो हम प्राप्त कर रहे हैं 2। अब यहाँ पर -1 से +1, तो जो पहली पट्टी होगी उसका क्षेत्रफल होगा h इंटू एफ ऑफ -1 + h। इसी तरह से दूसरी वाली पट्टी का h इंटू एफ ऑफ -1 + 2h। तो सब दूर से हमने h कॉमन ले लिया, तो हम प्राप्त कर रहे हैं एफ ऑफ -1 + h, एफ ऑफ -1 + 2h, एफ ऑफ -1 + 3h, और इसी तरह से एफ ऑफ -1 + nh, चूँकि n पट्टियाँ हैं ये। अब फंक्शन हमारा एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू e⁻x है, तो x के स्थान पर हमने -1 + h रख दिया। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे -1 + h, यहाँ -1 + 2h रख दिया, और इसी तरह से nवें पद में -1 + nh रख दिया। अब इसका जो अर्थ होता है वो ये होता है कि e⁻−1 इंटू e⁻h। तो इसी तरह से इसका भी अर्थ ये होता है कि e⁻−1 इंटू e⁻2h। तो सब दूर से हम e⁻−1 को कॉमन ले लिया, कांस्टेंट है, इसको बाहर ले लिया हमने, और अंदर हमें प्राप्त हो रहा है लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h, वैसा कि वैसे लिख दिया, और e⁻−1 को हमने चूँकि बाहर लिख दिया है, तो यहाँ बचा e⁻h, यहाँ बचा e⁻2h, और इसी तरह से nवें वाले पद में e⁻nh। अब हम देख सकते हैं कि ये गुणोत्तर श्रेणी बन रही है, यानी इस रूप में दिख रही है a² a³ a⁻n, और इसमें पहला पद e⁻h है, और सार्व अनुपात e⁻2h अपान e⁻h, यानी वो a जिसको हम कहते हैं r कहते हैं, उसका मान e⁻h के बराबर है। तो इस सूत्र में यदि हम मान रखें a इंटू r⁻n−1 अपान r−1, तो चूँकि r के स्थान पर यहाँ a है, इसलिए सूत्र अपन ने इस रूप में लिखा है। तो हम यहाँ पर e⁻h लिखा है, और r यानी e⁻h की पावर n यानी e⁻nh -1, और r चूँकि यहाँ पर e⁻h है, तो ये e⁻h -1। सीधे सीधे सूत्र हमने लगा दिया। अगले स्टेप में हमने e⁻nh का मान रख दिया है, हमने nh का मान निकाला था, ये देख सकते हैं nh का मान 2 है, तो इस nh का मान हमने रख दिया यहाँ पर, तो ये हो जाएगा e⁻2 -1 अपान e⁻h -1। अब ये e⁻2 -1 ये कांस्टेंट है, इसको भी हमने बाहर लिख लिया, तो ये हो गया e⁻−1 इंटू e² -1। अब इसको आगे हल किया हमने, ये लिमिट n टेंड्स टू इन्फिनिटी h इंटू e⁻h। अब हम जानते हैं, कक्षा 11 में पढ़ा है हमने, e⁻h का मान जो होता है 1 + h अपान फैक्टोरियल 1 + h² अपान फैक्टोरियल 2, प्लस इस तरह से आगे बढ़ता जाएगा, और माइनस में ये 1। अब हम देख सकते हैं ये 1 से ये -1 कट जाएगा, और यदि इन सब में सारे पदों में h आ रहा है, तो h को हमने कॉमन ले लिया, तो हर में हम देखेंगे h को कॉमन लेने के बाद में ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा h अपान फैक्टोरियल 2, फिर इसी तरह से अगला वाला मिलेगा हमें h² अपान फैक्टोरियल 3, और ये अनंत तक बढ़ता जाएगा। अब चूँकि n अनंत की ओर बढ़ रहा है, इसका अर्थ ये कि h शून्य की ओर बढ़ रहा है, लेकिन शून्य नहीं है, इसलिए हम h को h से काट सकते हैं, और उसके बाद में फिर जब हम लिमिट लेंगे तो हम देखेंगे लिमिट h टेंड्स टू 0 e⁻h अपान 1 + h अपान फैक्टोरियल 2 + h² अपान फैक्टोरियल 3 एंड सो ऑन। और जब हम h बराबर 0 रखेंगे तो ये हो जाएगा e⁻0, उसका मान हो जाएगा 1, और नीचे हम देखेंगे इस 1 को छोड़ करके बाकी सारे पद शून्य हो जाएंगे, तो नीचे भी 1 मिल रहा है, तो 1/1 यानी 1। और जब हमने इधर इस e इनवर्स में e² -1 का गुणा किया था, तो हमने प्राप्त किया था e−e⁻1, वही चल रहा है, तो e−e⁻1 इंटू 1, और इसको हमने सरल किया तो हम प्राप्त कर रहे हैं e−e⁻1। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि फलनों का
जो छोटे छोटे स्ट्रिप्स हैं उनको यदि हम जोड़ें और उसकी लिमिट लें तो हम इस इंटीग्रल का मान प्राप्त कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने बिना डिफरेंशिएशन की उल्टी प्रक्रिया का पालन किए हुए निश्चित समाकलन को योग की परिभाषा से ज्ञात किया है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। धन्यवाद।